हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग आपकी पहली बुक जो है इंग्लिश की लिटरेचर की, जिसका नाम है फर्स्ट लाइट, उसके चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं। उसी में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें एक ओवरव्यू मिलेगा इंडिया के कुछ पार्ट्स का या इंडिया के कुछ ऐसे हिस्सों का जिसका हिस्टोरिकली और प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस है, और पता चलेगी कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। थोड़े से ये चैप्टर्स इंफॉर्मेटिव हैं और बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको थ्री डिफरेंट स्टोरीज पढ़ने में मिलेगी, जिसमें आपको 3 अलग अलग जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और पता चलेगा। तो पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है, आप बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर होते हैं जो बेसिकली जिनके पास बेकरी होती है, या जो ब्रेड हुआ, केक हुआ, ये सारी चीज़ें बनाते हैं और फिर सेल करते हैं। लेकिन जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें जो ब्रेड के लोव्स होते हैं उसके बारे में जानकारी है, जो बहुत ओल्ड टाइम से शुरू हुआ और अभी भी इंडिया के गोवा वाले हिस्से में क्या है कि चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यह गोवा के एक पारंपरिक गांव के बेकर का चित्र लिखित विवरण है जिसका आज भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है लिखित तौर पे या लिखने के साथ किसी का डिस्क्रिप्शन देना है, किसी के बारे में जानकारी देना। यह अर्थ है यहाँ पे लिखित विवरण या चित्र। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. अब यहाँ पे क्या है कि ओल्ड टाइम में पोर्तुगीज़ जो लोग थे, जो इंडिया पे आए और उन्होंने कुछ दिन राज किया या उनके कंट्रोल में चीज़ें थी, तो उस टाइम से ये चीज़ें इंडिया में हैं, उसी के बारे में जानकारी है थोड़ी सी। हमारे बुज़ुर्गों को अक्सर पुर्तगाली दिनों, पुर्तगालियों और उनकी मशहूर रोटी जो है ब्रेड है, के बारे में याद करते हुए सुना जाता है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. रोटियां खाने वाले भले ही गायब हो गए हों। अब कौन गायब हुआ? जो बुजुर्ग थे या जो ओल्ड टाइम के लोग थे, लेकिन बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। अब जो ओल्ड टाइम में लोग खाते थे वो वैनिश हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो ट्रेडिशन कैरी फॉरवर्ड है और अभी भी ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो ब्रेड है उसको बनाने की प्रोसेस चलती है। ये जो लिखा हुआ है वैनिश्ड का मतलब गायब। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच अभी भी मिक्सर, मोल्डर और रोटियां पकाने वाले लोग हैं। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड हु बेक द लोव्स। मिक्सर्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं उनको मिक्स करते हैं। मोल्डर्स कौन होते हैं? जो उसको मोल्ड करते हैं या एक डव टाइप में बनाते हैं, और बेक करने वाले अलग होते हैं। तो वो जो तीनों लोग हैं वो तीनों अभी भी काम करते हैं और सक्रिय हैं। Those age-old time-tested furnaces still exist. वो सदियों पुरानी समय पर जांची गई भट्टियां अभी भी मौजूद हैं। अर्थ क्या है कि ओल्ड टाइम से वो जो भट्टियां या फर्नेसेस हैं वो सारी चीज़ें अभी भी एक्टिव है और उन्हीं के साथ अभी भी ब्रेड्स बनाई जाती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। अब भट्टियों में आग अभी तक नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? बुझना। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. सुबह सुबह पारंपरिक बेकर के बांस की खनक और झनकार उसके आने की सूचना देती है, अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। ओल्ड टाइम्स का डिस्क्रिप्शन है। ओल्ड टाइम्स के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता था। ब्रेड के जो लोव्स बेचते थे वो एक बैम्बू स्टिक होती थी, उस पर एक बकेट होती थी, बास्केट होती थी, और उस पर वो लेकर के क्या करते थे, जगह जगह जाते थे और सेल करते थे या बेचते थे। तो वो बोल रहे हैं कि ओल्ड टाइम्स की जो चीज़ें थी वो अभी भी कई जगहों पर देखी जाती है। ये जो वर्ड है आपका थर्ड एंड जिंगल, खनक और झनकार। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. हो सकता है कि पिता जीवित ना हो लेकिन बेटा अभी भी पारिवारिक पेशा संभाल रहा है। हर लाइन में हमें ये देखने में या ये जानने में मिल रहा है कि हिस्ट्री से ये चीज़ें शुरू हुई और अभी भी कैरी फॉरवर्ड है। These bakers are even today known as padder in Goa.
इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो पर्टिकुलर टाइप के बेकर्स होते थे उनको क्या बोलते थे या बोला जाता है, पैडर बोला जाता है। ये नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में बचपन के दिनों में बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। ये जो वर्ड है फ्रेंड, दोस्त, कंपेनियन, साथी, गाइड, मार्गदर्शक। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार जब वह सुबह सुबह अपने सामान बेचने के लिए निकलता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और फिर जब वह अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटता था। ये जो वर्ड है एम्प्टिंग, इसका अर्थ है खाली करना या खत्म करना। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। उसके बांस की खनकती हुई आवाज से हम नींद से जाग जाते थे और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। ये जो ऑथर है या जो राइटर है वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब वो आते थे ओल्ड टाइम्स में, जब वो छोटे छोटे थे तब की बात वो बता रहे हैं कि जब वो आते थे तो जैसे ही वो अपने बैम्बू स्टिक से क्या करते थे, ठोकते थे ज़मीन पे, तो उसकी आवाज़ सुनकर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है जिंगलिंग, खनकना, उसको सुनकर क्या होता था कि जाग जाते थे और फिर अभिवादन करने या उनसे मिलने, ग्रीट करने उनके पास पहुंच जाते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या यह रोटी के प्यार के लिए था? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है उनका कि अब जैसे कि कोई सेलर है या कुछ बेचने वाला आ रहा है तो आप उसको जाके ग्रीट नहीं करते, उसको हाय हेलो ये सारी चीज़ें नहीं करते, लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा करते थे। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ऐसा करते थे, कि क्या उन्हें जो ब्रेड थी या जो लोफ थी उसकी वजह से ऐसा करते थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। रोटियां किसी पैस्किन और या बास्टिन घर की नौकरानी द्वारा खरीदी जाती थी। अर्थात कि जो ब्रेड होती थी या जो रोटियां होती थी, लोफ्स होते थे, उनको कौन खरीदता था? जो घर के सर्वेंट्स होते थे। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully। हमें उन चूड़ियों जैसी रोटी की लालसा थी जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे। ये देखिए एक ब्रेड का टाइप है, ये स्पेशली गोवा में बेक्ड होती है। तो ये देखिए आप चूड़ी जैसी है, गोल गोल है, राउंड शेप में है, तो उसी को इन्होंने बोला है दोज ब्रेड बैंगल्ड, चूड़ियाँ जैसी रोटियाँ। तो इसकी लालसा के चलते वो क्या करते थे, दौड़ के उनके पास जाते थे, ग्रीट करते थे और फिर वेट करते थे उस ब्रेड को पाने का। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी वह खास तरह की मीठी रोटी होती थी, स्पेशल, खास तरह। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff। अब बेकर ने अपने खास तरह के बांस के डंडे की झंग झंग, एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड दे रखा है जो वो प्रोड्यूस करते थे, जिससे लोग क्या होता था, पहचान जाते थे कि ब्रेड बेचने वाले या लोफ सेल करने वाले आए हैं। अपनी संगीत में शुरुआत की। One had supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ से टोकरी को अपने सिर पर रखा और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर पटकाया रखा। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on vertical bamboo। वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता और फिर अपनी टोकरी खड़ी बांस पर रख देता। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चों को हल्की सी डांट फटकार के साथ किनारे कर दिया जाता और रोटियां नौकर को दे दी जाती। ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिब्यूक, तो इसका अर्थ होता है डांट, डांट या फटकार, हल्का सा डांटना या बोल देना कि अरे हटो, साइड हटो, तुम्हारा काम नहीं तो हट जाओ, उस तरीके से। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू बास्केट समहाउ। ये जो वर्ड लिखा है पैरापेट, पैरापेट का मतलब होता है रेलिंग टाइप या थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जिसपे बच्चे खड़े हो जाते थे देखने के लिए कि वो राउंड शेप की या जो उन्होंने भी बोला बैंगल शेप्ड की ब्रेड जो वो चाहते थे उसको देखने के लिए चढ़ जाते थे उस पर। लेकिन हम हार नहीं मानते, हम किसी बेंच या मुंडेर पर चढ़कर किसी तरह टोकरी में झांकते। पैरापेट, मुंडेर, बेंच
बेंच तो कॉमन वर्ड है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। मुझे आज भी उन रोटियों की खास खुशबू याद है। फ्रेग्रेंस, खुशबू। जब कभी भी कोई फूड आपका एकदम ताज़ा होता है या तुरंत बन करके आया होता है तो उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो अलग तरीके से होती है। तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि ओल्ड टाइम्स में बचपन में उन्हें, बचपन से अभी तक उन्हें उसकी फ्रेग्रेंस या उसकी महक याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियां। अब यहाँ पे चूड़ियां फिर वही है, वो गोल शेप की जो अभी पिछली फोटो में हमने देखी, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। चूड़ियों का मतलब एकदम लिटरल मतलब नहीं है कि चूड़ियां। और ये जो लिखा हुआ है बड़ों के लिए रोटियां, तो जो रोटियां हैं वो नॉर्मल टाइप की ये होती हैं, ये स्पेशल ब्रेड होती है कि ये पूरा एक लोफ होता है, इसको काट करके पीसेस में इस तरीके से अलग कर दिया जाता है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। फिर हम अपने दांत साफ करने या मुंह धोने की परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथब्रश। टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने की जहमत कौन उठाएगा। प्लकिंग, तोड़ने। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत ही क्या थी। नेसेसरी अर्थात ज़रूरत। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। बाघ ने कभी अपने दांत साफ नहीं किए। तो ये थोड़ा सा फनी लाइन है कि वो बोलते हैं कि जब वो लोग देखते थे तो फिर वो ब्रश करने की भी जहमत नहीं उठाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें आम के पत्ते, आम के जो पत्ते होते हैं उसकी थोड़ी सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उससे जो टीथ होते हैं उन्हें ब्रश किया जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि वो दांत साफ करने की भी जहमत नहीं उठाते थे। क्यों? और ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि शेर या बाघ जो है वो भी अपने दांत कभी साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आखिर गर्म चाय सब कुछ इतनी अच्छी तरह से धो और साफ कर सकती है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब ये जो लिखा है बोल, तो ये इस तरीके की होती है, बेसिकली गोल गोल शेप में आती थी। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, गोल शेप में आती थी। और क्या बोल रहे हैं, शादी के तोहफे बोल नाम की मीठी रोटी के बिना बेमानी या फीकी जैसी की पार्टी या दावत रोटी के बिना अपनी रौनक खो देती थी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है चाम, इसका अर्थ होता है रौनक। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यह बताने के लिए जितना कहा जाए कम है। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाना चाहिए या बनाने की ज़रूरत होती थी। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिना, केक बेसिकली केक जो होते हैं और बोलिना भी एक तरीके का आप कह सकते हैं डिश टाइप की होती है। Thus, the presence of bakers' furnace in the village is absolutely essential. इसलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना बेहद ज़रूरी है। Essential वर्ड जो है ज़रूरी। The baker और bread seller of those days had a peculiar dress known as कबई। उन दिनों बेकर या ब्रेड बेचने वालों के पास एक खास ड्रेस होती थी जिसे कबई कहते थे। अब ये वर्ड आपको याद रखना है कि वो स्पेशल ड्रेस कौन सी होती है जिसका नाम वहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, तो उसका नाम क्या है, कबई। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह घुटनों तक पहुंचने वाली एक लंबी ड्रेस होती है। सिंगल पीस टाइप की आप कह सकते हैं, सिंगल पीस की ऊपर से नीचे तक, घुटने तक वो ड्रेस जो होती है वो जाती है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। बचपन में हमने बेकरों को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा था जो फुल लेंथ वाले से छोटे और हाफ पैंट से लंबे होते थे। ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन की उनकी ड्रेसअप कैसा होता था, कैसे वो पहनते थे, तो ये दो लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. आज भी जो कोई घुटने के ठीक नीचे तक पहुंचने वाली हाफ पैंट पहनता है उसे लोग पैडर की तरह कपड़े पहने हुए कहते हैं या पैडर बोलते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल जमा करता था।
या बिल जो था वो क्लियर करवाता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, महीने का हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। तो ये ओल्ड टाइम्स की बात है। पोर्तुगीज जब इंडिया में थे तब कम्युनिकेशन का या कंप्यूटर या मोबाइल्स नहीं थे, तो उनको जब भी रिकॉर्ड्स मेंशन करने होते थे तो क्या करते थे, वो वॉल पे पेंसिल से लिखते थे कि किसका क्या हिसाब है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग वाकई एक लाभदायक पेशा था। प्रॉफिटेबल, लाभदायक, प्रोफेशन, पेशा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। ये जो वर्ड है स्टार्व्ड, भूखा रहना या भूखा नहीं रहना। स्टार्व्ड का मतलब होता है कि खाना पीना ना मिलना या ज़रूरी न्यूट्रिशन या ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो आप तक ना पहुंचना। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। हैप्पी, खुश, प्रॉस्परस, समृद्ध। समृद्ध या प्रॉस्परस का अर्थ होता है जिसके पास सारी सुविधाएं हो, सारी चीजें मौजूद हो। Their plump physique was an open testimony to this. उनका भरा पूरा शरीर इस बात का खुला सबूत था। मतलब कि ये जनरली अभी भी इंडिया में बोला जाता है कि अगर थोड़ा सा कोई तगड़ा है या मोटा है तो बोलते हैं हम खाते पीते घर से हैं। तो वही चीज़ है कि वो थोड़े से मोटे होते थे तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, हैप्पी हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, प्रॉस्परस है। टेस्टिमनी का मतलब होता है कि पब्लिकली किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे देना या पब्लिकली अनाउंस कर देना। तो वो जो उनका थोड़ा सा फिजिक जो थोड़ा सा मोटा टाइप का होता था तो उससे पब्लिकली पता रहता था कि ये खुश है और इसके पास सारी सुख सुविधा है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर्ड टू अ बेकर। आज भी कटहल जैसी शारीरिक बनावट वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना बेकर से की जा सकती है। कंपेयर्ड वर्ड जो है तुलना। अब लास्ट लाइन में ये मतलब है या ये अर्थ है कि कटहल, कटहल कैसा होता है, बहुत फूला होता है। जैक फ्रूट जो होता है, कटहल होता है, बहुत फूला होता है। तो आज भी उसके जैसा, यानी कि कोई थोड़ा मोटा तगड़ा इंसान होता है तो आज भी उसको किससे कंपेयर करते हैं, बेकर से कंपेयर किया जाता है। और आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।